आज इंडेक्स ने तो पूरी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कर रखा है, लेकिन अर्निंग्स अपना जलवा दिखा रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए उसके बदौलत जियो में प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को 4% ऊपर कर दिया। थोड़ी देर पहले एक्सिस बैंक के नंबर आए, दीवान हाउसिंग के नंबर आ चुके हैं और सभी शेयर्स अपने अपने नंबर्स के हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंडेक्स के उसी सीमित दायरे के अंदर ही जो सुबह सुबह जी बिजनेस ने आपके सामने रखी थी बात कि 10,700 आज बचाएगा और 900 के ऊपर ही टिकना मार्केट का एक फ्लेवर दिखेगा। इससे कहीं ज्यादा मार्केट आज मूव नहीं देगा। मैं ठीक वैसे ही हो रहा है, अर्निंग्स चर्निंग हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए अर्निंग्स की चर्निंग हो रही है, ये बात सही है, लेकिन एक चीज जो हमने कही थी सुबह कि आज रिलायंस क्रिटिकल होगा मार्केट के लिए और वही देखने को मिल भी रहा है। आप जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी तेजी देख रहे हैं ना, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से देखने को मिला है। और रिलायंस पे देखिए, रिलायंस एक्चुअली अगर आप एज अ कंपनी देखें ना, इट इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। इन्होंने सबसे ज्यादा केपेक्स किया था जियो में और वहां से भी इन्हें रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। प्लस इनका जो ऑयल एंड गैस कारोबार है वो तो चल ही रहा है। अगर आप इनके पेट कैप मार्जिन्स को भी देखते हैं जिस तरह से उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये तो डेफिनेटली अब देखिए अभी तक जो नतीजा है ना उसके आधार पर मार्केट के पास कोई रीजन है भी नहीं कि कम से कम नतीजों के आधार पर इस मार्केट को थोड़ा हल्का करे। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि इस मार्केट को शॉर्ट तो कीजिए मत, और ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं हर गिरावट में, प्रोवाइडेड वो गिरावट आपको मिले। लेकिन ये जो आपने बात कही ये इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स के भीतर काफी चर्निंग हो रही है, और वो जो चर्निंग हो रही है ना दैट इज ऑन मेरिट बेस्ड। एक होती है मोमेंटम बेस्ड चर्निंग कि आपने आज एक शेयर चलाया, कल दूसरा चलाया, परसों तीसरा चलाया। एक होती है मेरिट के आधार पर, अच्छे नंबर्स आए आपने प्रीमियम दे दिया स्टॉक को, बुरे नंबर्स आए आपने उसे हल्का कर दिया, तो इंडेक्स अपने आप वहां पर थोड़ा डी रिस्क हो जाता है। इंपॉर्टेंट है जरा एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप दिखाएं क्योंकि डी हाई पे है, साथ ही एक्सिस बैंक को भी दिखाएं और दीवान हाउसिंग को भी दिखा सकते हैं जिसके अभी अभी नंबर्स आए हैं और ये शेयर भी अच्छा स्विंग दे रहा है। एक्सिस बैंक आज 600 को पार कर गया, दीवान हाउसिंग 625, अभी तो क्या 32 भी हो गया था। 2-2.5% की मजबूती के साथ इस समय ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो आज मार्केट का मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइंस भी देख लेते हैं शुरुआत में ही, ताकि थोड़ा सेंस लग पाए कि इंडेक्स के अंदर आखिरकार चर्निंग की जो हम बात बोल रहे हैं ये किस तरफ का झुकाव ज्यादा दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि एडवांसेस का संख्या अभी थोड़ी कम है। निफ्टी के अंदर 21 शेयर है, इसलिए जो वेटेज के हिसाब से, जैसे रिलायंस के बात भी बोल रहे थे मिहिर, ये वेटेज के हिसाब से इंडेक्स को थोड़ा ऊपर रखा गया है, लेकिन वैसे निफ्टी के 29 शेयर नुकसान में है, सेंसेक्स के 17 शेयर नुकसान में है, लेकिन वैसे टोटल ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो एनएससी बीएससी का आंकड़ा ठीक है, ज्यादातर शेयरों ने आज पार्टिसिपेट किया है। एक बार टर्नओवर भी देख लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है जहां पे उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक ही आपको करीब 2 लाख करोड़ का टर्नओवर मिल जाना चाहिए। ठीक वैसे ही कुछ हद तक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये आंकड़ा करीब 3 लाख करोड़ की तरफ बढ़ चुका है। उम्मीद करते हैं कि 3.5 लाख करोड़ तक का आंकड़ा हमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, उतना आंकड़ा तो बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ पर। और अच्छी चीज़ ये है कि मोमेंटम देखिए एक तो होता है जो मेरिट बेस्ड मोमेंटम है वो तो चल ही रहा है, मिड कैप में जो गेनर्स है ना उससे भी आप देखिए, जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स को देखिए, माइंडट्री को देखिए, बायोकॉन को देखिए, इन सब पर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज। इनफैक्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, वक्रांगी, तो जो ब्रॉडर मार्केट है अगर आप मार्केट की ब्रेथ को भी देखेंगे ना तो उस लिहाज से भले ही इंडेक्स हाई लेवल्स पर है, निफ्टी 10,900 के ऊपर है, लेकिन वो जो एक स्ट्रेस फील होता है हायर लेवल्स पे वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको बाइंग ठीक देखने को मिल रही है। चलिए मार्केट के आज के मेहमानों से मिलने का समय हो गया है। समित चौहान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग से। समित शुक्रिया। ये 900 के ऊपर ही इंडेक्स खड़ा हुआ है, अब एक्सपायरी सामने और उसके बाद ठीक बजट है, कितना ऊपर कितना नीचे समझे सर? 900 को अगर बेस मान ले तो देखिए ये एक्सपायरी के लिहाज से अगर देखें तो जैसे फ्राइडे की हमने एक्शन देखी है, 10,800 से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी और वो अभी भी कंटिन्यू दिख रहे हैं, हम 10,900 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो रहा है। और जैसे हमने पुट राइटिंग फ्राइडे को देखी थी उसके चलते ये तो साफ है कि एटलीस्ट ये एक्सपायरी के लिए आपके लिए 10,800 10,750 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आपको यहाँ से माइनर पुल बैक भी मिलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी मिलती है, तो जब तक 10,800 10,750 लेवल्स ब्रेक नहीं होते आपको मार्केट में वीकनेस उतना नहीं दिखेगा, लोअर साइड पे बाइंग आएगा। अभी ऊपर की तरफ नाउ ऑल टाइम हाई इज जस्ट अ नंबर, नाउ 11,000, वी आर जस्ट शाय अवे फ्रॉम 11,000 लेवल्स। तो यहाँ पे ऊपर कैसे लेवल्स देना डिफिकल्ट है, बट आपको अगर कुछ देखना है तो आपको सपोर्ट्स अभी दिखने हैं। बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉसेस है वो ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाइए, जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं आपको थोड़ा बहुत वीकनेस दिखेगा, तब तक ये मोमेंटम विद कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ विश्वेश चौहान भी जुड़े हैं।
उनसे एक बात कर लेते हैं। विश्वेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अब विश्वेश, ये देखिए, ये तो वो मारुति की ऐड थी, वैसे रुकने का नाम तो ले नहीं रहा है। पेट्रोल खत्म हो ही नहीं रहा है बुल्स का, और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपने क्या ट्रेड किया आज मार्केट में? गुड आफ्टरनून। सी, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी और जिस वक्त हमने 11,200 और 10,800 के टारगेट की बात की थी, वो समवेयर अराउंड जब हमने 10,300 के लेवल निकाले थे, मुझे अच्छे से याद है, दैट वाज अ कपल ऑफ मंथ बैक। तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम का सिंपल सिग्नेचर ये है कि आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने में लास्ट वीक का लो तोड़ा ही नहीं है। जो भी तोड़ा है वो थोड़ा सा माइनर हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। लेकिन एक सिंपल सी जो स्ट्रेटेजी होती है ट्रेंड फॉलोइंग में, वो ये है कि लास्ट 3 दिन का अगर लो टूटता है तो आप मानिए कि ट्रेंड शायद डेंजर में है। तो फ्रॉम अ वेरी सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इज वेरी वेरी इन अ फर्म बुल ग्रिप। और ये एक्सपायरी में जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुई थी और इतने ह्यूज कॉन्फिडेंस से पुट कॉल रेशियो 1.78 के आसपास चल रहा है, दैट इंडिकेट कि राइटर्स आर वेरी कंफर्टेबल कि कोई पैनिक नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में आपको जो करना है वो करना। और अब तो एफआईआई भी बायर्स हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से जो लॉजिकल टारगेट निकल के आ रहा है प्री बजट, इनफैक्ट बजट तक 11,200 का मेरे हिसाब से आपको लॉजिकल रखना चाहिए। बट जो स्ट्रेटेजी हम रिकमेंड कर रहे हैं वो यहां से ये है कि अगले मंथ की, मतलब फरवरी की 10,900 की स्ट्रेडल, मतलब 10,900 का कॉल और 10,900 का पुट, ये खरीदिए आप, जो करीबन आपको नेट डेबिट 364 रुपीज का पड़ रहा है करंट भाव से। मेरा ऐसा मानना है यहां से एज वी मूव टुवर्ड्स बजट, जो करंट वॉलेटिलिटी 14 की है वो शायद 18 के आसपास जाएगी। तो आपका जो टाइम वैल्यू इरोड होगा उसके कंपेयर में जो वॉलेटिलिटी राइज होगा वो आपको बेनिफिशियल हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मेरा ऐसा मानना है टोरेंट पावर अच्छा है, DHFL अच्छा है करंट लेवल पे, और आज के दिन में अगर पुल बैक थोड़ा सा आता है तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक भेज सकते हैं। ठीक है, एक बार आप टोरेंट फार्मा को देख सकते हैं, DHFL को देख सकते हैं, दीवान हाउसिंग जिसके भी नंबर्स आए हैं, और एक बार एक्सिस बैंक भी देखें जो कि मोमेंटम में ही खैर चल रहा है। एक बार 10,800 की कॉल आपको वापस दिखा देता हूं। मेरी आपको याद होगा 10,800 की कॉल हमने बड़ी कन्विक्शन के साथ बोली थी कि अगर आप इंडेक्स फिर भी आपको डर लगता हो, इंडेक्स बड़ा है, आप ट्रेड लेना चाहते हो, 144 हो चुकी है। ये हमने शुरू किया था 65 रुपए से आपको बताना, और आज भी शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला इसमें है। तो करीब करीब डबल, यानी कि पैसा आपका 2 गुना हो चुका है इस ऑप्शन के साथ अगर रुके होंगे। 11,000 को लेकर हमारा कन्विक्शन नहीं था ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन 10,800 तो हम आपको हर गिरावट पे बताते रहे क्योंकि बेस की तरह काम कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट को लेकर हमारा आपसे वादा है कि हर छोटी बड़ी खबर आपके सामने हर दिन रखेंगे, हर रोज रखेंगे। एक खबर अभी अभी हमको मिली है और मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जरा खबर देखते हैं क्या है। प्रस्तुतकर्ता यस बैंक, इंडिया बोले यस। हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो आलोक हमारे साथ जुड़े हैं, और जैसे हम गुजरात चुनाव के बाद से ही लगातार बता रहे हैं कि ये बजट ग्रामीण भारत पर फोकस करेगा, किसानों पर फोकस करेगा। हमने जब प्रधानमंत्री से बात की तो उन्होंने हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में भी ये कहा कि किसानों की आय दुगनी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है, आलोक के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि इस चुनाव में, इस बजट में भी कुछ किया जाएगा। बताइए आलोक। जैसे कि आपने कहा कि सरकार की कमिटमेंट है कि किसानों की इनकम को डबल करना है, उसी दिशा में ये कदम है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है आलोक आपके पास आते हैं, लौटकर आते हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी, फिर से लौटकर आते हैं आपके पास। लेकिन जो खबर अब तक पता चली वो यही है कि किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में बड़ा कदम इस बजट में अनाउंस किया जा सकता है, और वो होगा नई एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसका प्रस्ताव इस बजट में रखा जा सकता है, और जो फिलहाल ट्रेड पर कई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हो सकता है इसके तहत उसे रिलीव किया जाए। इस पर और बातचीत करते हैं। आलोक आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ी है, और हमारे साथ अब हमारे और मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ नताशा हैं और साथ ही हरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, बट आई थिंक आलोक इस विद अस। आलोक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बताइए।
बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि सरकार का कमिटमेंट है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसी दिशा में ये कदम उठाया जाएगा। और खासतौर से जो नेशनल एग्रीकल्चर सपोर्ट पॉलिसी जो है, जिसके बारे में सरकार काम कर रही है, उसको इस बजट में अनाउंस किया जाएगा। और उसमें जो पॉलिसी होगी, पॉलिसी में खासतौर से कई सारे बदलाव किए जाएंगे और किसानों के हित में, या किसान कह सकते हैं। चलिए लौटते हैं आलोक, आपके पास लौटते हैं। लेकिन ये अपने आप में है बड़ा ट्रिगर है। नताशा हमारे साथ हैं और हरी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही विश्वेश हमारे साथ हैं और समीत चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ हरी, जो मोमेंटम इस समय मार्केट में है, उसमें एक अजम्पशन ये भी है दैट द बजट इज नॉट गोइंग टू बी पॉपुलिस्ट। हमारे साथ बातचीत में भी प्रधानमंत्री ने ये बात मानी, लेकिन जैसे अभी आप ये खबर भी देख रहे थे कि एग्री स्पेस में भी हो सकता है काफी कुछ अनाउंसमेंट्स की जाए। ये जो एग्री रिलेटेड पूरा स्पेस है, सारे ही स्टॉक्स, उसमें हमने अच्छा खासा मोमेंटम पहले भी देखा है। आपका व्यू स्पेस पर क्या है? नहीं मीर, हमारा में मानना है कि ये जो बजट है इसका काफी हद तक फोकस एग्री सेक्टर पे रह सकता है। और खास करके मैं मानता हूँ कि एग्री सपोर्ट सेक्टर्स, हम जब एग्री की बात करते हैं तो नॉर्मली एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सेक्टर्स की बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि दो और सेक्टर्स पे काफी फोकस हो सकता है। एक है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन है। आई थिंक दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स कुड गेट अ लॉट ऑफ फिलअप। दूसरा है हाइब्रिड सीड्स, जैसे कावेरी सीड्स जैसी कंपनियां हैं जो हाइब्रिड सीड्स पे काफी मेजर रोल प्ले करती है। आई थिंक ऐसे एरियाज पे काफी फोकस हो सकता है टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑन अ पर एकड़ बेसिस। तो हमें लगता है कि ये बार ना कि सिर्फ एग्रोकेम और फर्टिलाइजर्स पे रहेगा, बट न्यूअर एरियाज लाइक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइब्रिड सीड्स, ऐसे एरियाज पे भी काफी फोकस रह सकता है। आज दो शेयर खैर आकर्षण का केंद्र है। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसके तो नंबर्स हैं, रिलायंस जिसका प्रॉफिट में आना, लेकिन दूसरा जुबिलेंट फूडवर्क जो आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, नीचे बैंड में भी आपको दिख रहा है 9% ये शेयर ऊपर है और अभी भी काफी पैसा बना के दे रहा है। 1900 का ब्रेकआउट क्या दिया इसने शेयर ने, पंख से लग गए 2300 तक पहुंच चुका है। विश्वेश, क्या किया जाए शेयर के साथ? जिन्होंने मौका गवा दिया वो कैसे पैसा बनाए? शॉर्ट करें या फिर छोड़ ही दें, अभी किसी डिप में वापस प्लस करें? अपैरेंटली मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने मई मंथ में लास्ट ईयर करीबन 1040 के आसपास में रिपोर्ट रिलीज की थी। जो हमारा टारगेट था वो 1500 था। उसके बाद में हम रिवाइज कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रीट काफी हद तक चीजों को पॉजिटिव चीजों को बहुत ज्यादा प्राइस करता है और नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा पनिश करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जुबिलेंट फूड के साथ। इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मेरा ऐसा मानना है ये मोमेंटम जो है ये जारी रहना चाहिए। आपको शायद 2400 तक के भी टारगेट देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी तो इसने अपना जो ऑल टाइम हाई था जो 2016 में बनाया था वो निकाला है, विच वॉज अराउंड 1950। और उसके बाद में जिस हिसाब से मोमेंटम आया है, मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिनों में 2500 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। प्रॉब्लम अब ये है कि अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस कहां रखोगे? अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कल के हाई के आसपास होना चाहिए, विच इज 2100 रुपए, जो भी काफी दूर है। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा मानना है अगर सिमिलर आपका एपेटाइट है और अगर आप ड्रॉ डाउन देखने के लिए रेडी हो तो मेरे हिसाब से जस्ट डायल देखिए। जस्ट डायल अगेंस्ट ऑल एड आप कैश में बाय कीजिए, आप 6 महीने होल्ड कीजिए। सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ मूव इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। प्रॉब्लम यही है कि शॉर्ट टर्म में इस बाजार में ये लेवल पे खरीद के शायद आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। मीर, आपको हम सुबह भी ये बार डिस्कस भी कर रहे थे जस्ट डायल पे। आशीष चतुर्मोता ने भी यही बात रखी थी कि हाँ, जस्ट डायल के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, नो डाउट। ये टिपिकली एक्सपायरी वाला शेयर नहीं है, बल्कि अब तो तेज मोमेंटम वाला शेयर बन चुका है और आज भी काफी अच्छा मूव इसने 5% से कुछ ज्यादा की मजबूती के साथ आज ने बढ़त दिखाई है जस्ट डायल ने। ये देखिए रुझान तो अच्छा है यहाँ पर भी, और इनफैक्ट कई मिड कैप के स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एक तो जस्ट डायल की आपने बात की, आप जुबिलेंट को देखिए, माइंडट्री को देखिए, यूनाइटेड ब्रूरीज, इंडियन होटल्स, बायोकॉन, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे ही काउंटर्स। इसमें विश्वेश आपने कहीं पर ट्रेड किया है क्या आज? हमने जो ट्रेड किया है, आई एम बेसिकली एन ऑप्शन ट्रेडर, तो हमने DHFL में ट्रेड लिया है। फिर हमने जो है एक्सिस बैंक में सुबह ट्रेड लिया था। मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल पे अगर आपको एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना है, जो मैं खुद सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारा व्यू है, डॉक्टर रेड्डी
जो करीबन 2470 के आसपास चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक एक्सपायरी ट्रेड लिया सकता है। 2500 रुपए का कॉल ऑप्शन डॉक्टर रेड्डी का खरीदना चाहिए और उसके सामने मेरा ऐसा मानना है 2600 या 2700 का, अगर आप 2600 करें तो एक लॉट बेचिए और 2700 करें तो आप 2 लॉट बेचिए या 3 लॉट बेचिए करके एक स्प्रेड कीजिए 1:2 1:3 के रेशियो में। ये जो स्प्रेड है मेरा ऐसा मानना है इसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है क्योंकि एक्सपायरी है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से डॉक्टर रेड्डी में एटलीस्ट 100 रुपए का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये एक ट्रेड अभी भी लिया जाता है करंट लेवल के आसपास। अदर देन दैट अदानी एंटरप्राइज 197 के आसपास चल रहा है, उसका 610 रुपए का कॉल ऑप्शन 1 रुपए चल रहा है। मेरे हिसाब से 200 रुपए का कॉल ऑप्शन जो है वो आप लॉन्ग कीजिए और उसके सामने 2 रेशियो में 1:2 में 210 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कीजिए। मेरा ऐसा मानना अदानी एंटरप्राइज में भी यहाँ से मूव एक्सपेक्टेड है। और तीसरा जो स्टॉक है जो मैंने रिकमेंड किया था और शायद हम अभी भी कर रहे हैं वो है बजाज फाइनेंस। मेरा ऐसा मानना है 1620 के आसपास जो लो बना था वो बहुत ही सॉलिड लो है और यहाँ से शायद 100 रुपए की तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो 1670 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मेरे हिसाब से 1800-1820 तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है, इस बीच कुछ एक शेयर्स में आपको और बताना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप BHEL देखें, ये शेयर 7% ऊपर 104 के लेवल पे, आज इसने 100 की वेट भी नहीं की। ये शेयर पहले तो 100 पे आके रुकता है, फिर 100 के ऊपर आके ट्रेड करवाता है और टिपिकली बताता भी है ये, लेकिन आज इसने ना बताया और वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा वॉल्यूम है इसमें, पिछले 3-4 दिन से तो बकायदा 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर इसमें ट्रेड हो रहे हैं कैश सेगमेंट में। नताशा शंकर इस बीच मेरे साथ है। नताशा, ये BHEL जैसे शेयर्स ना जब भी बजट की बात होती है ना तो हर बार ये उम्मीद होती है कि नहीं सरकार अब ना कुछ इनके लिए जरूर करेगी। होता है थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल भी देती है, लेकिन ये शेयर इतने डीट हैं कि चलते ही नहीं, चलते हैं फिर रुक जाते हैं, ये बहुत झुलाते हैं इस रेंज में। इस बार उम्मीद करें, प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं प्रोग्रेसिव बजट होगा। देखिए डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि प्रोग्रेसिव बजट रहे, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आप BHEL का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो काफ़ी सालों से उसकी ऑर्डर बुक जो है वो स्लो डाउन कर रही है, एग्जीक्यूशन में भी इश्यूज आ रहे हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट रॉक बॉटम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो इट डज नॉट लुक अट्रैक्टिव इवन नाउ। सो विद इन द स्पेस अगर किसी कंपनी में आपको लेना ही है फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव या कैपिटल गुड्स पर्सपेक्टिव, तो वी वुड स्टिल प्रेफर L&T, जिसने कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है टाइम एंड टाइम अगेन, एटलीस्ट ओवर BHEL, एंड वी वुड स्टिल प्रेफर टू गो विद दैट। बिल्कुल। इस बीच चलिए कई नतीजे भी आने वाले हैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग और बायोकॉन, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो क्या उम्मीद की जाए इन नंबर से, ये बताने के लिए हमारे साथ अंचल मौजूद हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। देखिए, अगर इंडियाबुल्स हाउसिंग की बात करें सबसे पहले कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस बार NI करीब 20% बढ़ने का अनुमान है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रह सकती है कंपनी के AUMs में भी, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 30% बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही जो इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है वहां पे भी 30% की ग्रोथ आती हुई दिखेगी, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली NIs को सपोर्ट करेगी। जहां तक रही बात प्रोविजनिंग की, तो मोर और लेस बहुत हैवी प्रोविजनिंग नहीं करती कंपनी, तो उसी तर्ज पे इस बार प्रोविजनिंग रहेगी। YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव रह सकती है, एज सच कोई मेजर डेंट नहीं आएगा। मुनाफे की जहां तक बात रही, 19-19.5% से ज्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, ग्रॉस NPS पे नजर रखिएगा, अनुमान यह है 0.8% से बढ़कर 0.82% रह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ा डेफिनेटली डेंटिंग होगा, अदरवाइज मोर और लेस एक स्टेबल एसेट क्वालिटी की उम्मीद की जा रही है इंडियाबुल्स हाउसिंग से। दूसरी ओर बायोकॉन की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीब 0.5% आय गिरती हुई दिखेगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वार्टर में रहेगा मलेशियन यूनिट पे जो खर्च बढ़ रहा है उसको मैनेज करना। कॉज अनुमान ये है कि इस बार खर्च काफी बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफे और मार्जिन दोनों पे ही प्रेशर डालेगा। ऑपरेटिंग मुनाफा जो EBITDA होगा करीब 11-11.5% गिरने का अनुमान है और मार्जिन 22.8% से गिर के 20.5% रह सकते हैं। जहां तक रही बात मुनाफे की, 41% का डिप बॉटम लाइन मुनाफे पे आता हुआ दिखेगा। खर्च बढ़ रहा है, दूसरी ओर अदर इनकम जो अन्य है वो घट रही है। ये दोनों ही फैक्टर्स इसके मुनाफे पे प्रेशर डालेंगे और करीब 100 करोड़ का कंसो मुनाफा इस बार कंपनी पोस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस बार के मुनाफे में इस बार अच्छा नंबर आ सकते हैं और आए तो हालांकि फ्लैट रहेगी। एक बार बायोकॉन का चार्ट भी आप देखें समित, क्योंकि चार्ट तो इंटरेस्टिंग है। 7% नंबर से पहले ये शेयर अच्छा चल भी रहा है। आज इसका पीयर एक सिंजिन है वो भी चल रहा है।
इन दोनों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जरा बायोकॉन के बारे में बताएंगे आप, नंबर अच्छे आ रहे हैं। देखिए क्लियरली एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। कोई भी यहाँ पे हम माइनर भी इसमें कंसोलिडेशन डिप देखते हैं तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। और 3 महीने से अगर हम इसके ओवरऑल प्राइस डेवलपमेंट देखें तो स्टॉक 350-360 के आसपास था, बट लास्ट 3 महीनों में इसने ऑलरेडी एक मैसिव रनअप दिया हुआ है। अगर हम देखें तो ये रैली में वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा पिक हुई है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी ऐसे कुछ एग्जॉस्शन के साइन दिख नहीं रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एज अ ट्रेडर आप पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करना चाहिए। एक है यहाँ पे अगर आप अभी लास्ट 3 दिन की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक 15-16% का जंप दिया हुआ है। तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर आपको कोई भी एक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, बट आपके पास अगर है तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हो। इंट्राडे में माइनर डिप्स आती है, वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है, मेरी एक और चीज़ भी है, मार्केट के अंदर अब वो शेयर वापस तेजी से एक्टिव हुए हैं जो कि बजट से सीधा कनेक्टेड थे। एक बार जैन इरिगेशन अब वापस दिखाएं। इसकी बड़ी चर्चा हुई कि ग्रामीण भारत में ड्रिप इरिगेशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेगी। ये शेयर वापस 2% ऊपर आ गया, 140 की टेरिटरी में आ चुका है। इसी तरह से आपने BHL को मैंने भी आपको दिखाया, ये शेयर ऊपर आ चुका है। टिपिकली एक्सपायरी का शेयर जसडेल ये ऊपर आ चुका है। ये सारे वो शेयर्स हैं जो बजट और किसी न किसी थीम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। उम्मीद करेंगे अगले 3 दिन ये वापस एग्री थीम वाले शेयर्स में ही चलेंगे। नहीं देखो, चलने तो चाहिए, बिकॉज आप देखिए वैसे भी एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस बजट में फोकस इंफ्रा पर, एग्री, किसान, ग्रामीण भारत, इन सब पर रहने वाला है। अब जब मार्केट चल रहा है तो उसमें जो थीम्स जिसमें कन्विक्शन ज़्यादा है वहाँ पर हम ज़्यादा मोमेंटम देख रहे हैं। बीच में ये स्टॉक्स ऐसे भी, इन स्टॉक्स ने इनफैक्ट बीच में ब्रीदर लिया भी था, लेकिन अब ये फिर से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम लगातार चल रहा है। अभी भी देखिए एज वी स्पीक मार्केट नए हाई पर है। तो ऐसे में फिर जिस थीम के ऊपर उम्मीद है पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने की, वहाँ पर डेफिनेटली हम इसका एक अट्रैक्शन देखते हैं। लेकिन एक चीज़ हुई है, ये सारे ही स्टॉक्स जिसके हम बात करें उसे भी अगर आप देखें कि वो इन सारे ही स्टॉक्स में रोटेशन इस तरह से हुआ है कि हर एक स्टॉक ने ना जो पिछला हाई बनाया था उसके बाद बीच में एक ब्रीदर लिया है, 5-5, 10-10% का ब्रीदर लिया है, उसके बाद फिर से चलना शुरू हुए हैं। ठीक है, ये मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा, इसलिए एग्री स्पेस के ज्यादातर शेयर्स के साथ अभी भी आप बने रह सकते हैं। खासकर केमिकल वाले शेयर, ड्रिप इरिगेशन जो सीधा सीधा किसानों की आय या फिर कॉस्टिंग से कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से कनेक्टेड होता है। वेयर हाउसिंग है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, वहां पे ध्यान बाद में हम देंगे। खैर, कुछ एक और शेयर्स तो आज तेजी से बढ़े हैं, उसमें जरा ध्यान रखने वाला शेयर होगा एक माइंडट्री, कई दिन से चल रहा है। विश्वेश, माइंडट्री पे क्या करना चाहिए? 7% आज भी ऊपर है, कल भी ऊपर था ये तो। यहाँ पे भी वी हैव अ वेरी गुड मेमोरीज। हमने इसको करीबन 450 के आसपास बाय रिपोर्ट निकाला था, और हमारा जो टारगेट है हिसाब से अगर हम असेस कर रहे हैं करेक्टली तो इसका जो ये स्विंग हाई है जो करीबन 2016-15 के बीच में बना था 790 का, उसको क्रॉस करने के बाद उसको वहां से भी 40-50% प्राइस होना चाहिए। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्रेश लेवल पे बाय करना चाहते हो, फ्रेश बाय करंट लेवल पे, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत लंबे आ रहे हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू करिए। टारगेट यहाँ से अभी भी मेरे हिसाब से 20-30% के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश बाय करते हो तो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस 680 के नीचे होना चाहिए। सो अपेरेंटली फ्यूचर्स में इतने बड़े स्टॉप के साथ कोई बाय करना चाहे तो मेरे हिसाब से रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर गिरावट आती है, और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो गिरावट में खरीद करनी चाहिए। ये राइज आप तभी होल्ड राइट कर पाओगे जब आपकी पोजीशन थोड़े नीचे लेवल की है। एक सेगमेंट के इसने 2017 में काफी धूम मचाई थी, वो था हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां। इनकी स्थिति ऐसी बदली कि एक साल के अंदर ये डबल हो गए। अब फिर से बजट है, और बजट में शायद ये बात फिर से होगी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, और ये हाउसिंग कंपनी आज फिर से चलने लगी हैं। दीवान हाउसिंग के नंबर आए, डिप आया, लेकिन वापस जहां से गया था नीचे वहीं पे वापस लौट आया 630 पे। हरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे कन्विक्शन अभी स्ट्रांग रखे ना, किसी तरह की कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करे जब तक बजट स्पीच पूरी नहीं सुन लेते, और शायद स्पीच में तो आएगा ये अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग तो एक्चुअली पिछले बजट में आ चुका है जब उसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया था, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स ऑलरेडी कम। देखिए, जहां तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सवाल है, दो ट्रेंड्स आई वुड से डाइवर्स ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो जहां तक इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे डेफिनेटली कुछ प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जहां तक उनका टॉप लाइन डिमांड का सवाल है, ये तो आई थिंक इट इज प्रॉमिसिंग टू ग्रो एट अ वेरी ज्योमेट्रिक रेट।
तो आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू एक्सपैंड, टॉप लाइन इज गोइंग टू ग्रो, शायद से मार्जिन थोड़ा प्रेशर आ सकते हैं, बट आई वुड बिलीव दैट द मोमेंटम इज स्टिल गोइंग टू बी द अपसाइड. तो इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मैं तो कहूंगा यू कैन जस्ट होल्ड ऑन फॉर द टाइम बीइंग, वेट फॉर द बजट. मुझे तो कोई नेगेटिव से नहीं लगता. आई थिंक ऑन द कंट्री यू हैव पॉजिटिव्स इन द बजट. लेकिन आज एक बार फिर से जो निफ्टी के गेनर्स हैं उन्हें आप देखिए, ये जो निफ्टी को प्रोपेल कर रहा है नए हाई पे, वो देखिए हैवी वेट्स का कंट्रीब्यूशन किस तरह का है. आप टीसीएस को देखिए 5.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है. ओएनजीसी 3.5% ऊपर है. LNT 1.5% ऊपर है. अब ये सारे हैवी मूवर्स हैं और ये जब मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है इंडेक्स भी मूव करता है. लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर विश्वेश, अब जिस तरह का ट्रेड यहाँ पर हो रहा है इस समय, एंड आई मीन ऑब्वियसली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर आप आगे ही बढ़ सकते हैं, बिकॉज फिलहाल तो शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश है नहीं. लेकिन सिंपली बिकॉज इस मोमेंटम में निफ्टी 11,000 तक पहुँच गया है, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का फासला है वहाँ से, तो क्या ये एक पोस्ट बजट डिप या करेक्शन की संभावना और तेज करता है क्या मार्केट में? मेरा ऐसा मानना है मिहिर, आपको इसको एज अ नंबर नहीं देखना चाहिए, एज अ मोमेंटम देखना चाहिए. और उसमें एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं शायद पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं. अगर मार्केट में वीकनेस है तो वो एटलीस्ट उसका 2 दिन का लो तोड़ेगा. तो आप करंट आज का लो भी पकड़िए या फिर 2 दिन पहले का लो पकड़िए तो 10,800 के आसपास है. कल के सत्र में, यानी कि फ्राइडे के सत्र में और आज के दिन में जिस हिसाब से फुट राइटिंग हो रही है 10,700 10,800 में, मेरा ऐसा मानना है अगर बजट बहुत ही खराब आता है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस आता है और कुछ ऐसी बातें निकल के आती है जो शायद मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो एटलीस्ट इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू फॉल डाउन. और इसके चलते अगर आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो मेरी ऐसी सलाह होगी कि करंट लेवल पे 10,900 फरवरी की स्ट्रडल यानी कि 10,900 का कॉल और 10,900 का पुट, इसका जो कंबाइंड प्रीमियम है वो 370 रुपीज के आसपास चल रहा है, क्योंकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी करीबन 14.5 के आसपास चल रही है. और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से शायद 5 to 7% वॉलेटिलिटी का बढ़ोतरी हो सकती है. तो अगर आप एक लॉट भी परचेस करते हो तो जो आपका वेगा है वो ऑलमोस्ट 500 रुपीज के आसपास का बनता है. दैट मीन्स अगर 10% वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको 5,000 रफली का प्रॉफिट होगा. एट द सेम टाइम यू विल बी हेज्ड अगेन इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउनसाइड. तो ये स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ रही है. और शॉर्ट की जहां तक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट करने से 2 चीज होती है. पहली तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप खरीद नहीं कर सकते, आप बायस हो जाते हो. दूसरी ये चीज कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो. तीसरी क्योंकि आप अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करते हो, आप अपॉर्चुनिटी ऑन द अदर साइड नहीं ले पाते. ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि हम शॉर्ट करने जाते हैं 200 पॉइंट के करेक्शन के लिए, उसमें 200 पॉइंट पुल बैक में हम अनफेवर खड़े रहते हैं और जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको होल्ड नहीं कर पाते. एट द सेम टाइम शायद जहां पे तेजी करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाए. तो शॉर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको बायस कर देता है टू योर पोजीशन. इसलिए मैं बोलूंगा वेट करिए, एटलीस्ट 10,800 के नीचे करिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो बात रख रहे हैं विश्वेश. लेकिन एक और चीज है, अभी BHEL चला, आप सीमेंस को भी एक बार देखिए, करीब 1.5% ऊपर आ चुका है. सीमेंस भी एक नोटिस करने वाला शेयर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा. एक TCS को भी आप देखिए, ये शेयर भी ऑलमोस्ट डे हाई पे है और 5% की मजबूती के साथ है. नताशा, ये IT कंपनीज में आपका ट्रिगर है, इनके नंबर्स तो आगे हैं, नंबर्स ठीक भी है, मार्केट ने डाइजेस्ट भी कर लिए. ये US में ऐसा कुछ हो रहा है इन कंपनीज को जो 5% का मूव मिल रहा है, आप माइंडट्री और TCS को देख के तो यकीन ही नहीं होता. देखिए, अगर आप उसके कमेंट्रीज देखिए तो डेफिनेटली देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन इतना कोई रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से कि ये सोचा जाए कि जितनी प्रॉब्लम्स थी IT कंपनीज को वो सब ईज ऑफ हो गई हैं. बट समथिंग विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग ऑल द IT कंपनीज इज कि वो काफी बीटन डाउन थे. तो जस्ट ऑन द टर्म्स ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थिंग्स लुक अट्रैक्टिव, बट डेफिनेटली देयर इज नथिंग दैट वुड वारंट सच अ शार्प मूव एज व्हाट वी आर सीइंग टुडे. मीर, क्लोजिंग भी हम रिकॉर्ड स्तरों पर, ओपनिंग भी रिकॉर्ड स्तरों पर, सिर्फ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है मार्केट के पास. नहीं, अच्छा है, लेकिन अब देखिए जब रिकॉर्ड बहुत बढ़ जाता है ना तभी आपको थोड़ा सावधान भी होना चाहिए. नहीं, रिकॉर्ड के साथ एक वर्ड होता है रिकॉर्ड टूटना. वो टूट तो नहीं जाएंगे, कुछ और नहीं टूटने से अभी ऑन द हायर साइड टूट रहे हैं, बस आपके ऊपर करना चाहिए ऑन द लोअर साइड टूटना शुरू नहीं हो. पर हाँ, आप थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा रहता है इसमें. देखिए निफ्टी 10,950 के पार है. हाँ, ये नया रिकॉर्ड है. 10,500 का इंडेक्स और वो 11,000 का एक लेवल,
वहां से barely 40-50 पॉइंट दूर है। लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने अगर दिसंबर में भी, अगर आपको याद हो, इनफैक्ट तभी भी हम जब डिस्कस करते थे तो इस चीज की हमने कई बार चर्चा की थी कि इस समय जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट में और कन्विक्शन जिस तरह का है, ये बजट के पहले पूरी कोशिश करेगा 11,000 के लेवल को चेस करने की, और वही मार्केट में दिख भी रहा है इस समय होते हुए। खैर, अब सिर्फ रस्म अदायगी जिसको कहते हैं ना, वो रह गई है 11,000 की, लेकिन ऑलमोस्ट 11,000 वाली फीलिंग तो आपको आने लगी होगी। 60 अंक ऊपर निफ्टी और 250 अंक ऊपर सेंसेक्स, ऑल टाइम हाई पे बाजार, और बजट और एक्सपायरी से ठीक पहले हम खड़े हैं। और अभी भी कोई ऐसी वॉइस तो सुनने में नहीं आ रही है कि जिसे कहा जाए कि हाँ बहुत तेजी से बाजार गिरेगा, बल्कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात अभी मार्केट के अंदर ज्यादा घूम रही है बजाय बाजार की तेजी से गिरावट की। हरी, इसमें कोई विलन होगा ये 11,000 की इस रैली के अंदर और इस बजट और इस एक्सपायरी के अंदर? कोई विलन है? देखिए, विलन तो कहना मुश्किल है, पर आप जिस लेवल पे हैं, आई थिंक रिस्क कहीं से भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे यूएस रेट हाइक से आ सकता है। आई थिंक डोमेस्टिकली किसी कंपनी से रिजल्ट्स में डिसअपॉइंट किया, उससे आ सकता है। और प्योरली इफ 10 FIs डिसाइड दैट मार्केट्स ओवरवैल्यूड है, हमें यहाँ से अपने इंडिया एक्सपोजर कम करना चाहिए, फिर भी करेक्शन आ सकता है। तो जब मार्केट एक ऑल टाइम रिकॉर्ड पे होता है तो उसको करेक्शन के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए। आई थिंक फॉर द मोस्ट फ्लिम्जी ऑफ रीजंस द मार्केट्स कैन करेक्ट, और आई थिंक ये एक रिस्क है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग एट इट, बट डेफिनेटली ये मार्केट में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई भी छोटी रीजन के लिए ये मार्केट यहाँ से काफी शार्पली करेक्ट कर सकता है। खैर, कोई भी रीजन है, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट मिल रहा है, छोटा सा रीजन भी कम से कम 100 पॉइंट 150 पॉइंट का इंट्राडे निफ्टी का करेक्शन हो सकता है। और हमने देखा भी है 2-3 दिन पहले भी स्विंग मार्केट के अंदर देखने को मिले हैं। मेरी इस बीच ये भी हो सकता है कि मार्जिन बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अब सामने एक्सपायरी है, बजट भी है। अब ट्रेडर्स तो ये सोच रहे होंगे बाहर ऑल टाइम हाई पे है, अब मार्जिन ना बढ़ जाए, कहीं पता लगे एक्सचेंजेस ने नोटिफाइड कर दिया कि मार्जिन बढ़ाओ। वो एक्सचेंज का ही प्रेरोगेटिव है, वो तो वही डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, समित है हमारे साथ। समित, एक चीज बताइए आप, चलिए आईटी में तो जैसे अभी नताशा ने कहा या फिर डिम्पी बात कर रहे थे कि शायद बहुत स्ट्रांग रिकवरी की उम्मीद कम है, लेकिन जो बैंकिंग स्पेस के नंबर्स आए हैं और बैंकिंग में जिस तरह का मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है प्राइवेट बैंक्स में, चाहे वो HDFC हो या फिर यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आप ले लीजिए, या फिर आज इवन एक्सिस के नंबर्स, आपका कंफर्ट लेवल है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इन नंबर्स के बाद? समित जी आमिर, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस कैसा लगता है आपको? देखिए, ऑब्वियसली रिसेंटली जो रैली हमने देखी है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स बैंकिंग स्पेस ही है, और जिसमें ICICI बैंक एक स्टॉक था, HDFC बैंक है, जिन्होंने ऑलरेडी एक मैसिव रैली दे दी है विद इन दिस स्पेस। अभी अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढना है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, तो हमारे ख्याल से कोटक बैंक है, जो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद उसने 1040 1050 के आसपास जो एक रजिस्टेंस बन गया था वो कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। सो प्योरली विद अ ट्रेडिंग व्यू, ICICI बैंक, HDFC बैंक ऑलरेडी अच्छा रनअप आया हुआ है, तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं होगा। बट विद इन द स्पेस अगर आपको कोई लोअर रिस्क वाला स्टॉक यहाँ पे देखना है तो कोटक बैंक है, जिसमें पोटेंशियल है यहाँ से भी ये 1100-1110 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, लो रिस्क में अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं बैंकिंग में, तो कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा ध्यान में। आज भी 13 रुपये जुड़े हैं इसके अंदर, और 1000 पहले 20, फिर 50, अब 70 के ऊपर भी आ गया कोटक महिंद्रा बैंक। ये लगातार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जी से आपको ये मिला होगा ये शेयर। खैर, जो शेयर नहीं चल रहे उसमें आइडिया है। आज नहीं चल रहा HPCL, क्योंकि आज एक डील की खबर भी आई थी। HPCL आज नहीं चला, सुबह से संकेत कर रहा था ONGC चला, HPCL नहीं चला। आज नहीं चला गेल और विप्रो भी नहीं चला। आज चेन्नई पेट्रो टूट गया, डिविस लैब टूट गया। ये वो सारे शेयर्स हैं जो आज नहीं चल रहे, इस बाजार के ऑल टाइम हाई के अंदर एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ट्रेडर्स थोड़े दुखी होंगे कि देखिए बाजार तो जोड़ा जा रहा है, हमारे शेयर्स नहीं चल रहे, पता नहीं कैसे शेयर्स हमने ले लिए। तो इसमें से किससे बाहर आ सकते हैं? नताशा, आइडिया से बाहर आ जाए। बहुत रेगुलेशंस हैं, बहुत मुश्किल है इसको मैनेज करना। कभी 110 की तरफ भागता है तो कभी वापस 92 की तरफ। आई थिंक हम लोग ने आइडिया पे काफी दिनों से नेगेटिव व्यू रखा है एंड वी स्टिल मेंटेन दैट।
हाँ, कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रेच्ड है। जिस तरह से कंपेटिटिव इंटेंसिटी चल रही है टेलीकॉम सेक्टर में, उस तरह के सिनारियो में गिवन देयर लेवरेज बैलेंस शीट डजंट रियली वारंट होल्डिंग ऑन टू समथिंग लाइक दिस। अगर किसी को टेलीकॉम में ऐसा एक्सपोजर लेना ही है तो वी वुड प्रेफर ईदर रिलायंस और बिकॉज ऑफ द वे जियो हैज परफॉर्म, अदरवाइज भारती एयरटेल विच वी थिंक कैन वेदर दिस स्टॉर्म। जी, एज अ स्पेस भी अगर हम देखें ना, कुछ एक स्पेस है जिसमें आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो आप रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखिए, उसमें बहुत अच्छा रुझान आज देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स में। ये उम्मीद भी है कि बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। तो जो छोटे मझोले रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उसमें कई स्टॉक्स हैं जिसमें आज ठीक मोमेंटम है। दूसरा, कैपिटल गुड्स में आप देखिए बड़े छोटे सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं आज। एक बार इसमें सीमेंस का चार्ट देखिए, 1320 पेज ने ब्रेकआउट का कैंडिडेट लग रहा है। समित, एक बार आप चेक करेंगे इसका डाटा, ये सीमेंस क्या होल्ड कर जाए बजट तक? जी हाँ, वो लेवल अगर आपको टू बी प्रिसाइज चाहिए तो वो 1329 के आसपास है। ये एक उसका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। रिसेंटली एक अच्छे खासे एक रिकवरी के बाद स्टॉक लास्ट 2-3 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट कर रहा है जो उसका ऊपर का हर्डल है वो ब्रेक करने का। तो आई वुड रादर वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन। अगर 1327 1329 के लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक होते हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक में पोटेंशियल रहेगा फिर 1360 1370 तक जाने के लिए। नीचे की तरह अगर देखें तो 1280 1285 के आसपास इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन अभी बन गए हैं। ठीक है, इस बीच लगातार नंबर्स आ रहे हैं। वी गार्ड के भी नंबर्स आए, इसका प्रॉफिट अच्छा बढ़कर आया है, शेयर के अंदर रिएक्शन भी स्ट्रांग है, 3-3.5% की मजबूती है और ठीक है, इसके नंबर्स अच्छे हैं, करीब 25% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर बताई जा रही है और जो कि मार्केट की उम्मीद से थोड़ी ज्यादा भी दिख रही है। 4-4.5% है और सुबह फास्ट मनी के अंदर भी आपको बताया था कि इसके नंबर्स अच्छे आएंगे। अगर आपने दिन भर होल्ड किया है, सुबह एक बड़े गैप के साथ नहीं खुला, 240 पे था, 10 रुपए का गेन इंट्राडे बेसिस पे मिला है, तो आपको बधाई अगर आपके पास ये शेयर है और इसके नंबर्स भी अच्छे आए। 36 करोड़ का मुनाफा अभी भी पता लगा कि ये हमको आते हुए दिखे। क्या फाइनल बेट की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और एक बार पहले फाइनल बेट देख लेते हैं, उसका शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसमें पोजीशनली अब आपको करना क्या है। पहले जरा फाइनल बेट देखते हैं। बताएं रजत, फाइनल बेट जी ऑटो एंसिलरी है, उसमें भी सेटको ऑटो, इसका चार्ट पॉजिटिव है, आज दिन भर पॉजिटिव ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निचले स्रों से बहुत स्मार्टली रिकवरी देखने को मिली है। हार्ली चार्ट्स पे तेज है, स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है, लेकिन ये बता दूं आपको कि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है और 2 सत्रों में वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे। इंपॉर्टेंट है कि 66 और 67 का लेवल नहीं तोड़े, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक पॉजिटिव रुझान बना रहेगा। हायर एंड है 73 जो कि पिछला स्विंग हाई है, वहां तक एक बार अटेम्प्ट कर सकता है ये स्टॉक जाने की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास है, मोमेंटम है, वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है। 73 का एक टारगेट रखें और 68-67 के रेंज पे ही आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा सेटको ऑटो पे। ठीक है, सेटको ऑटो का ध्यान रखने वाला शेयर 5-5.5% शेयर अभी ऊपर है, इस शेयर पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अभी जरा वी गार्ड के नंबर आए थे, रिएक्शन आपको मिल रहा है, 34 करोड़ का मुनाफा था, करीब 36 आ चुका है, शेयर 8 रुपए ऊपर भी है। एक बार इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए विश्वेश, जरा चार्ट देखेंगे वी गार्ड के। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक रेंज में था और वो जो रेंज था वो आज बहुत ही ब्यूटीफुली अपसाइड में ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे क्या लॉन्ग करें, मेरे हिसाब से वी गार्ड लॉन्ग कर सकते हो। वी गार्ड में जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, 239 के स्टॉप से लॉन्ग करें। मेरा ऐसा मानना है कि शायद 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 260-265 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है और काफी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी कंफर्ट है फ्रेश ट्रेड लेने में। चलिए, इस बीच सेंसेक्स भी पहली बार 35,800 के पार निकला है और निफ्टी बस 25 पॉइंट दूर रहा है। जो हाई इसने हिट किया था ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, 11,000 के लेवल से 25 अंक दूर बस रहा है। निफ्टी बैंक जो है वो भी 27,000 के पार आज के ट्रेड में 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी मोमेंटम अच्छा। और एटलीस्ट एक अच्छी चीज ये भी है कि आप देखिए जो अब तक के रिजल्ट्स आए हैं ना, उसमें कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट मिला नहीं है मार्केट को कि जिसके आधार पे एकदम से मार्केट को तोड़ा जा सके। या तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहे या उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन अगर आप रेशियो में देखें तो बिलो पार परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स की संख्या कम रही है। और यही एक वजह भी है कि मार्केट को इन लेवल्स तक ले जाने के लिए फ्यूल मिला है।
बिल्कुल, आई थिंक सी ब्रॉडली मेरे ख्याल से there seem to be a couple of big triggers. एक तो बजट एक्सपेक्टेशन काफी रोबस्ट है. आई डोंट थिंक पिछले 3-4 सालों में बजट एक्सपेक्टेशन इतने रोबस्ट रहे हैं. सो दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द की रीजंस दैट इज टेकिंग द मार्केट्स मच हायर एट दीज लेवल्स. ठीक है, एक तो बजट की एक्सपेक्टेशन प्लस अर्निंग्स, ये दोनों चीजें, और तीसरा लिक्विडिटी, जिसको लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है. मार्केट के अंदर 3-4 ऐसी ब्रॉड चीजें हैं जिसके से मार्केट को कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है. हाँ, थोड़ा बहुत बैंकिंग का प्रेशर था जो पहले भी हम झेल रहे थे, वहां पे कम से कम बैड न्यूज आना कम हुई है, जिसकी वजह से आज देखिए आप फिर से बैंक निफ्टी सपोर्टिव मूड में खड़ा है. सुबह सुबह थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन अब ये भी बाजार की इस रिदम के साथ ही चलता हुआ करीब 133 पॉइंट ऊपर है. भले प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, एक सेगमेंट चल के इस बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं मैनेज करता हुआ दिख रहा है. कुछ एक और शेयर्स जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, उसमें एक्सिस बैंक भी है. आज इसके नंबर्स भी आए और नंबर्स में 25% का प्रॉफिट जंप हुआ, 726 करोड़. एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई. दोनों चीजें हमने आपको प्रीव्यू के जरिए भी बताए थे. नताशा, ये एक्सिस बैंक अब टर्न अराउंड वाला शेयर हो चुका है. इसके इस बार के क्वार्टर से कन्विक्शन रखा जा सकता है एक्सिस बैंक पे कि हर डिप में बाय वाला शेयर होगा, क्योंकि पहले के 3 क्वार्टर तो डर था. शायद इस बार कन्विक्शन पहले और बाद में दोनों तरफ दिख रहा है. एज फार एज उनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है इस क्वार्टर में, दैट डेफिनेटली लुक्स वेरी हार्टनिंग. लेकिन देखना पड़ेगा कि whether this is maintained or not. But as of now, अगर आप just on the basis of the asset quality improvement, it does look like a turnaround share. ठीक है, एक बार एसेट क्वालिटी पे बेसिस पर तो नताशा का भी मानना है कि वो टर्न अराउंड शेयर तो ही माना जा सकता है. लेकिन एसबीआई नहीं चल रहा. ये समित एसबीआई के अंदर क्या करना है? ये 300 ही एक स्टॉप लॉस है हमारा, या फिर कुछ और चेंज करें, या ले ही नहीं, अब बात ही नहीं करें एसबीआई की. देखिए, मेरे ख्याल से ये स्टॉक में लास्ट अगर 2-3 महीने देखें तो ये क्लियरली एक लगाड़ है. ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही एक लगाड़ है और उसने ये पूरे रैली में कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है. एक दिन एक स्पाइक आया था, उसके बाद ओवरऑल ये अंडर परफॉर्मेंस उसका जारी रहा है. तो यहाँ पे हमारा यही मानना है, अगर ऐसे अच्छे का मार्केट में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो गोइंग अहेड मुझे नहीं लगता इमीडिएटली आपको कुछ ऐसे मेजर एप्रिसिएशन मिलेगा, एटलीस्ट नियर टर्म में. बट अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या मोमेंटम ट्रेडर हो तो आपको एक एसबीआई के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल देखनी है जो 310-312 की है. जैसे ही ये लेवल ब्रेक होती है, सस्टेन होते हैं, तो आपको वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखेगा. तब तक ये जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा. ऊपर की तरफ 310-12 के आसपास रेजिस्टेंस और लो साइड पे 290 के आसपास जो उसका डेली 200 डेज मूविंग एवरेज भी उसके आसपास है और वहां से हमने रिकवरी भी देखी, तो वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा उसका. लेकिन एक और चीज है मिहिर, जो लगातार आप भी कह रहे थे कि भले बजट पास ऑन हो, कैसा कैसा है, कंजम्पशन की थीम वो चल रही है. आज रेडिको खैतान चला, जुबलेंट फूड वर्क चला, पराग मिल्क चला, दारू दूध दोनों के शेयर चले. इसके अलावा अगर आप और शेयर देखना चाहें तो इसमें गोदरेज कंज्यूमर्स वो चल गया, रेमंड्स चला, बाटा चला. कपड़े से लेकर जूते तक, दूध से लेकर दारू तक, सबके शेयर्स कंजम्पशन की थीम के अंदर जो भी हैं वो आज फिर से वापस मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं. इन सभी शेयर्स में से एक शेयर जानेंगे किसको आपको रखना है, लेकिन उससे पहले जरा बीटीएसटी कॉल्स देख लेते हैं. और तान्या हमारे साथ जुड़ी है बताने के लिए. तान्या, बताएं आज की बीटीएसटी कॉल्स. जी शुक्रिया डिम्पी. आज मिक्स रेशियो है, 5:1 का रेशियो, 5 बीटीएसटी. तो वहीं एक एसटीबीटी कॉल आई है हमारे पास. इसमें सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जीईपीएल कैपिटल के पुष्कर राज कनेतकर के रिकमेंडेशन से. सबसे पहले इन्हें फाइनेंस शेयर्स पसंद है, एमएनएम फाइनेंस को चुना है. 502 के टारगेट्स बता रहे हैं. स्टॉप लॉस आप लगाइए 478 का. इसके अलावा एशियन पेंट्स इनकी दूसरी पिक है और नतीजे से पहले इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बेरिश नजर आ रहे हैं, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं. टारगेट्स बता रहे हैं 1151 के, स्टॉप लॉस ये बता रहे हैं 1190 का. इसके अलावा विवेक गुप्ता की बात करें तो इनकी तरफ से 2 बीटीएसटी पिक्स हैं. सबसे पहले बजाज फिनसर्व को चुना है. टारगेट्स बता रहे हैं 5080 के लेवल्स के, तो वहीं स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 4950 का. इसके अलावा इनकी दूसरी पिक भी बजाज ग्रुप के से ही आई है. बजाज फाइनेंस को चुना है. टारगेट्स बता रहे हैं इसमें 1745 के और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1674 का. इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया की बात करें तो इनकी तरफ से भी 2 बीटीएसटी पिक्स ही हैं. सबसे पहले एलएनटी को चुना है. कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बजट से पहले भी फोकस में है, तो इनका मानना है कि 1410 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं. स्टॉप लॉस आप लगाइए 1376 का. इसके अलावा टेक महिंद्रा इनकी दूसरी पिक है. टारगेट्स बता रहे हैं 588 के. स्टॉप लॉस आप लगाइए 563 का.
ठीक है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज BTST और STBT में कन्वर्ट हुए हैं, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। कंजम्पशन वाले शेयर्स मैंने आपके सामने रखे थे अभी, उसमें से जरा बाटा को चुन लेते हैं। कहते हैं इस बार बाटा को अच्छा बेनिफिट इसलिए भी मिलेगा, एक तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सरकार कुछ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वाली जो कंपनियां हैं उनको बूस्टर दे सकती है। कंजम्पशन का थीम भी है और वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा महंगा भी नहीं है, रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूं। एक बार जरा बाटा का चार्ट देखेंगे आप समित, आपको ठीक लग रहा है? देखिए ओवरऑल ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट के साइंस नहीं है, बट एक है स्टॉक का जो एक नियर टर्म बेस है अराउंड 700-710 के आसपास, वो उसने लास्ट 2 या 3 महीने अगर हम देखें तो 5 से 6 बार अटेम्प्ट किए थे वो लेवल ब्रेक करने के, बट जब भी ये 700 के आसपास आता है वहां से हम एक वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं और स्टॉक में रिकवरी आ जाती है। तो फिलहाल 700 का एक अच्छा खासा बेस बन गया और जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है आपको ये स्टॉक में पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे अगर ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल कोई रहेगा तो ऊपर की तरफ 765-775 का जोन है, जो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल साइन वहां पे आएंगे, तब तक ये स्टॉक के लिए 30 से 35 पॉइंट की एक अच्छी खासी रेंज बन गई। ठीक है, ये रेंज कुछ बनती हुई दिख रही है शेयर के अंदर फिलहाल, लेकिन ये बेस अच्छा है इसके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा हरी, एक और चीज भी है मार्केट के अंदर, अगर हम बजट से थोड़ा हट कर भी ट्रेड देखना चाहें तो कहीं आपको दिखता है कि ITC वो एक शेयर है जिसमें कुछ पोजीशंस रखी जा सकती है। बजट में अगर कोई कंजप्शन की बात नहीं होती, बड़ी कोई बात नहीं भी आती, ITC वैल्यूएशन अपने मॉडल सब कुछ के हिसाब से ठीक है। देखिए एक्चुअली आप ITC के पिछले 1-2 साल का ट्रेडिंग का रेंज देखोगे तो आई थिंक इट्स क्लोजर टू द लोअर एंड ऑफ द रेंज। और हमने देखा था पिछले साल क्या हुआ था कि 7 महीने तक ये कंपनी एक अप ट्रेंड में रहा और फिर आई थिंक इन वन डे इट लॉस्ट ऑल द गेन। सो ITC का प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक आज भी रफली 85% उनका जो प्रॉफिट्स है वो सिर्फ सिगरेट बिजनेस से आता है, और सिगरेट ऐसा बिजनेस है जहां पे आई थिंक GST इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पीनल इन नेचर। तो आई थिंक जब तक ये रहेगा मुझे नहीं लगता ITC पे कोई खास पॉजिटिव रुझान बन सकता है। मेरा मानना है कि आपको FMCG ही ढूंढना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इवन एट दिस लेवल्स मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा बाय लग रहा है। ठीक है, ये कुछ एक शेयर से ध्यान रखें। वैसे तो रेलवे के शेयर्स ज्यादा इस बार एक्टिव है नहीं, नोटिस भी नहीं हो रहे हैं, कुछ एक्टिव भी नहीं है, रेलवे का बजट भी नहीं होता, लेकिन एक बार टेक्समैको रेल आप देख सकते हैं करीब 2% ऊपर है। कंटेनर कॉर्पोरेशन थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता है, रेलवे में थोड़ा BHEL को भी बेनिफिट होता है, ये भी आज आपने देखा एक अच्छा मूव इसके अंदर दिखाया है। इसके अलावा कुछ खास वैसे शेयर्स ऐसा दिख नहीं रहे रेलवे के जो सीधा रेलवे से कनेक्टेड हो और बहुत बड़े बेनिफिशियरी हों, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। नताशा, आपने कोई शेयर फाइंड आउट किए या फिर छोड़ दे इस बार रेलवे के सारे शेयर्स को, कहीं ज्यादा बड़ा मूव नहीं है? हमने पिछली बार भी उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो वी आर मेंटेनिंग द सेम व्यू दिस टाइम आल्सो। लेकिन इस बार रेलवे में अनाउंसमेंट काफी हो सकती है, जैसे एक तो खबर जो आज सुबह हमने ही बताई थी कि चाहे बजट में आया या नहीं आया अनाउंसमेंट, लेकिन देखिए दो चीजें इस बार बजट में, इनफैक्ट रेलवेज को जो बजटरी सपोर्ट दिया जाता है हो सकता है उसे घटाया जाए, लेकिन साथ ही इनोवेटिव प्राइवेट एवेन्यूज से रेलवे की जो फंडिंग है उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो उस लिहाज से, रिफॉर्म्स के लिहाज से आई थिंक इस बार रेलवेज में अनाउंसमेंट काफी आ सकती है, भले ही केपेक्स आए नहीं आए। तो देखिए मार्केट जो चलता है या फिर रेलवे स्टॉक्स जो चलते हैं वो इस आधार पर चलते हैं कि बजट में मॉडर्नाइजेशन पर कितना जोर दिया जाएगा, केपेक्स पर कितना जोर दिया जाएगा। वो जरूरी नहीं कि वो आंकड़ों में दिखे, लेकिन उसका जो रोड मैप आएगा बजट में उसके आधार पर हो सकता है अच्छी खासी एक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो एक बार बजट तक वेट कर लेते हैं, उससे पहले शायद पोजीशंस एक बार नहीं भी बनाए तो चल सकता है काम, क्योंकि ज्यादा एक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ बजट वाले दिन जरूर ध्यान रखिएगा। खैर जी बिजनेस हर एक चीज, हर एक पहलू एनालिसिस के साथ साथ बजट में आपके सामने रखेगा, और ये हिंदी में भी स्पीच होगी। वित्त मंत्री जब बोलेंगे तो आप हिंदी में भी जी बिजनेस पर सबसे पहले सुन पाएंगे और जान पाएंगे कि वित्त मंत्री इस समय क्या बात रख रहे हैं। तो जी बिजनेस पर वित्त मंत्री का बजट भाषण हिंदी में भी आपको सुनाई देगा। एक और चीज है जो आज मार्केट के अंदर बार बार नोटिस हो रही है, फर्टिलाइजर के शेयर है। GNFC, दीपक फर्टिलाइजर, UPL, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज चले हैं, अच्छा चले हैं। इसको रख सकते हैं क्या विश्वेश? एक बार देखेंगे जरा दीपक का और GNFC का चार्ट दोनों को।
मेरे हिसाब से GNFC फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक रेंज में स्टक है, कहीं ना कहीं अपर एंड ऑफ द रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जहां तक डेटा की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 1.5 ईयर का जो मूव है काफी स्विफ्ट रहा है। सो शॉर्ट टर्म में मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मीडियम टर्म के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। रही बात दीपक फर्टिलाइजर की, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक ऊपर से जो गिरावट आई उसके बाद में शायद आपको एंट्री ऑफर कर रहा है जो अर्लियर नहीं थी। तो 370 के स्टॉप से इफ समबडी इज लुकिंग टू बाय, देन माय ओपिनियन इट मे रिपीट द हिस्टोरिकल बिहेवियर कि फ्रॉम एवरी पीक व्हेन इट टेंड टू करेक्ट 20%, देन इन अ नेक्स्ट मूव जब वो बाउंस करता है तो वो प्रीवियस स्विंग हाई को छूता है। तो 370 के स्टॉप से इफ समबडी इज लुकिंग टू बाय, देन 490 कुड बी टारगेट ऑन द हायर साइड। बट जो FNO में पिक मुझे समझ में आ रहा है इन द दिस स्पेस इज द UPL, और वो ये सीरीज नहीं लेकिन अगली सीरीज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। मेरा ऐसा मानना है 770 जब तक वायलेट नहीं होता है, आई थिंक UPL has a chances of moving towards 900 rupees. So this can be excellent, future trade for the next, month, irrespective of budget or anything. टाटा ग्रुप के दो शेयर आपको दिखाता हूं, टाटा स्पॉन्ज और टाटा एलेक्सी। दोनों ने जितना तेजी से साथ इस 1000 के ऊपर आके ट्रेड करवाया है, वो इन्वेस्टर्स के लिए और स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स के लिए दोनों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4% ऊपर है टाटा एलेक्सी, टाटा स्पॉन्ज के अंदर भी 2% का मूव है। टाटा एलेक्सी का बड़ा बेनिफिशियरी इस बार भी इसलिए भी मिहिर हो सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है टाटास की सारी गाड़ियों में, और इस बार आप ई व्हीकल्स को लेकर शायद बड़ी अनाउंसमेंट सरकार रखे, और ये अब सिर्फ टाटास को नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज को भी सर्विसेज दे सकता है। ब्रेकआउट कैंडिडेट तो है ही। हरी, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, कवर करते हैं आप इस कंपनी को, टाटा एलेक्सी को? नहीं, बिल्कुल, हम काफी आई थिंक महीनों से टाटा एलेक्सी पे पॉजिटिव रहे। इवन आई थिंक फ्रॉम 750-800 लेवल से हम काफी पॉजिटिव रहे। और देखिए, टाटा एलेक्सी जो है इसमें एक्चुअली 2 पॉजिटिव स्टोरीज है। एक तो जैसे आपने कहा, इनके जितने भी ऑटो कंपनीज है, ये सारे ऑटोज के लिए दे सप्लाई द डिजिटल इनपुट्स फॉर दैट। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि दे आर एक्चुअली पोजिशनिंग टाटा एलेक्सी एज द कंपनी विच विल ड्राइव द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ टाटा ग्रुप। तो जितने भी छोटे मोटे डिजिटल डिविजन्स होंगे बाकी कंपनीज के, ये सारे टाटा एलेक्सी के अंडर में कंसोलिडेट होने वाले हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस और रिस्ट्रक्चरिंग जो एन चंद्रशेखर ने अंडरटेक किया है, आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले सालों में हमको एलेक्सी में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट फंडामेंटल रोल, और हमारा मानना है कि इवन एट दीज लेवल्स इसके अपसेट्स काफी अभी बाकी है। इस बीच आज विक्स में उछाल देखने को मिला है, और आज का डेटा देखना होगा एफआईएस की तरफ से आज किस तरह की बाइंग आई है, क्योंकि जनवरी की सीरीज में अगर अभी तक एज ऑफ नाउ जो आंकड़ा था, कल तक का लेटेस्ट आंकड़ा, उसके मुताबिक ही उनकी जो खरीदारी है वो 8,500 करोड़ के पार की है। और आज भी ये आंकड़ा है, खासकर अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो उनकी तरफ से काफी एक्टिविटी हो रही है। विश्वेश, आप कोई BTST कॉल देना चाहेंगे क्या? आई थिंक करंट लेवल पे अगर कुछ करना है तो टॉरेंट पावर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से 300 के ऊपर स्टेबलाइज होके आज क्लोज दे रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक स्टॉक में सरप्राइज पावर स्टॉक्स में, एंड फ्रॉम अ करंट लेवल मेरा एक्सपेक्टेशन करीबन 10-15% मूव का है। बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 295 के स्टॉप से इफ समबडी इज लुकिंग टू बाय 315 कुड बी टारगेट ऑन द हायर साइड। अनदर ट्रेड अगेंस्ट ऑल और जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये एक्सपायरी का कैनरा बैंक का बुल कॉल स्प्रेड हो सकता है। कैनरा बैंक 366 चल रहा है, 370 का कॉल ऑप्शन खरीदिए करीबन 6 रुपए के आसपास, और 380 का कॉल ऑप्शन है वो बेचिए 3 रुपीज के आसपास, और आपका नेट स्प्रेड है वो 3 रुपए में पड़ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कैनरा बैंक शायद 5-7% कैंडिडेट है बिफोर एक्सपायरी। सो ये 2 ट्रेड है जो एक ऑप्शन है और एक डायरेक्शनल बाय है इन दी कैश। ठीक है, कुछ सरकारी कंपनीज पे भी आप ध्यान रखें, जैसे कि हिंद कॉपर है, मॉयल है, ये शेयर थोड़े से एक्टिव हुए हैं आज के दिन में। ये ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ वापस क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि बजट के साथ साथ इनमें कहीं भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। जो भी इन्होंने गेन किया, चाहे स्पेकुलेशन है चाहे कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, लेकिन मॉयल, हिंदुस्तान के ऊपर दोनों अच्छे रहे। नताशा, आपकी रिकमेंडेशन? ये क्योंकि सरकार रिफॉर्मिस्ट तो है ही, प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि इस बार प्रोग्रेसिव बजट होगा, इन कंपनीज में भी थोड़ी पोजीशन रख सकते हैं या फिर रख के छोड़ सकते हैं टिल बजट तक? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर तो हम लोग कवर नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर आई कैन नॉट रियली कमेंट, बट मॉयल पे वी कंटिन्यू टू मेंटेन कि एटलीस्ट इन द नियर टू मिड टर्म इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट। ठीक है, मॉयल पे थोड़ा सा बुलिश व्यू मिल रहा है यहाँ पे, तो इस पे आप जरूर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मेरा आज फिर से मार्केट में एक अच्छी चीज ये है कि लीडरशिप फिर से साबित हुई।
रिलायंस ने कमान संभाली, ओएनजीसी, टीसीएस, ये पुराने जो दिग्गज है ना मार्केट के, हैंस प्रूव्ड दिग्गज, उन्होंने आज फिर से कमान संभाली जब नए हाई की तरफ हम बात कर रहे हैं। देखिए इनफैक्ट आज अगर आपको याद हो तो हमने बाजार खुलने के पहले ही कहा था कि रिलायंस आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मार्केट को स्टेबलाइज करने में, और वही हुआ भी है। क्योंकि देखिए ये जो कन्विक्शन आया है मार्केट में, ये क्यों आया है? बिकॉज सुबह ट्रेड ओपन होने से पहले ये डर था लोगों में कि एक तो यूएस का शटडाउन हुआ है, जो फेडरल शटडाउन, उसका इम्पैक्ट एशिया में था थोड़ा बहुत, तो उसके चलते सुबह जो क्यूज थे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन रिलायंस ऊपर टिका रहा और जो बाकी काउंटर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से ये जो बाद में मार्केट में एक फॉलो बाइंग देखने को मिली ना, उसकी खास वजह ये थी कि वॉलेटिलिटी कम थी इंडेक्स में। और दूसरा आप देखिए कि इन लेवल्स के आसपास भी अगर आप आज दायरे के बेसिस पे देखेंगे, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि रेंज में तो रहेगा मार्केट, आज भी अगर आप ट्रेंड देखें मार्केट का, 10,881 का लो रहा है दिन का, और जो हाई रहा है वो रहा है 10,975 का। यानी मोटा मोटा अगर आप देखें तो आज पूरे दिन में निफ्टी, एंड दिस इज सपोज टू बी अ वॉलेटाइल वीक, विक्स में भी हमने बढ़ोतरी देखी है, उसके बावजूद आप देखिए कि ओवरऑल अगर आप देखें ना तो दायरा 100 अंकों के आसपास का रहा है इंडेक्स पर। ठीक है, मार्केट के अंदर एक रेंज है, रेंज के अंदर चर्निंग है, चर्निंग से अर्निंग्स की भी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल नाउ अभी तक आपको क्या करना है? अभी आपको होल्ड करना है पोजीशंस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और थोड़ा सा कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने रखेगा। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा कंफर्ट अपने साथ रखेगा। आज बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करके गया ½ % के ऊपर के साथ। अब जरा कुछ एक और शेयर्स जो थोड़ा आज मोमेंटम में रहे हैं, एक एलएनटी की चर्चा करना जरूरी है। बजट से पहले 1400 का हो चुका है ये शेयर। समित एलएनटी पे क्या करना चाहिए? अगर सीधा फ्यूचर ना लें, कोई ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं एलएनटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे रख भी सकते हैं एलएनटी। ठीक लग रहा है आपको? जी हाँ, फिलहाल तो बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो रिलायंस ने 2017 में एक अच्छी खासी मैसिव रैली दी है, उसके साथ क्लियरली एलएनटी है जिसने ये पूरे रैली में कंट्रीब्यूट किया है, और इसने भी सीरीज ऑफ ब्रेकआउट्स थ्रू आउट द ईयर हमने देखे हुए हैं, और अभी भी हम देखें तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। उसका एक पैटर्न बन चुका था, एक अच्छी रैली आने के बाद कंसोलिडेशन, वापस एक ब्रेकआउट, और वही वो पैटर्न अभी भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मोमेंटम अच्छा है, बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग मैं सलाह नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली आप बने रह सकते हो। स्टॉक अभी 1400 के आसपास चल रहा है, तो इसका बेस जो पहले 1200-1220 के आसपास था, वो क्लियरली अभी ऊपर की तरफ 1300-1320 के आसपास शिफ्ट हो गया। तो आज का एक बार टर्नओवर भी आपके सामने रखते हैं और साथ ही एक बार एडवांस डिक्लाइन भी, पोजीशंस किस तरह की खड़ी हैं। पहले जरा टर्नओवर के आंकड़ा आपके सामने होगा। उम्मीद था कि 3-3.5 लाख करोड़ का मिल जाएगा, यस 3.5 लाख करोड़ को पार कर गया आज का टर्नओवर। इसलिए आज एफआईज की डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत है, खासकर स्टॉक्स फ्यूचर्स को लेकर, जिसमें 2 दिन से लगातार 1300 प्लस करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे हैं। अब जरा मार्केट का एडवांस डिक्लाइन 24 शेयर यानी कि बराबर हो चुका है, और सेंसेक्स में भी करीब 16 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी ठीक है, ज्यादातर शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे एक काम ये भी कर सकते हैं ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स कि कुछ मिड कैप शेयर्स में से पोजीशंस काट के फ्रंट लाइन में आ जाएं, ज्यादा सेफ होगा। टू बी सेफ हो किया जा सकता है। देखिए इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी, लेकिन आज एक्चुअली एक चीज जो मुझे लग रही है, इफ आई प्ले डेविल्स एडवोकेट, कि थोड़ा ना आप देखिए इंडेक्स में मोमेंटम जो है ना, उसके चलते हायर लेवल पे मैनेजमेंट भी हो रहा है। आज टीसीएस, रिलायंस का समझ में आता है 4% चलना है, या फिर ओएनजीसी भी ठीक है, बट लुक एट स्टॉक्स लाइक टीसीएस, एलएनटी, इन वैल्यूएशंस पर जिस तरह की फ्रेंजीड गति के साथ ये चल रहे हैं इस समय, उनकी वेटेज भी है इंडेक्स पर, उसके चलते कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो या तो बजट के पहले, और या तो बजट के दिन, या तो बजट के बाद, लेकिन एक ह्यूज बड़े गैप वाली वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट को तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज अब देखिए लगातार 7 हफ्ते से हम देख रहे हैं जो मोमेंटम मार्केट का चल रहा है, वो आपको याद ही होगा जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है। ये एक्सपायरी थोड़ी बहुत हवा निकाल सकती है या फिर नहीं? पॉसिबली निकाल सकती है भाई, इनफैक्ट थोड़ा बहुत निकल जाए तो अच्छा ही होगा मार्केट के लिए। हो जाए कूल ऑफ। कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा मीठा खाएंगे तो शायद शुगर ही ना हो जाए कहीं। तो ये भी थोड़ा मार्केट के अंदर है नोटिस करने वाला। हर रोज सभी लोग ये कहते हैं देखिए बाजार हाई लग गया, मेरे शेयर से पैसा नहीं बन रहा। खैर वो भी थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो फीलिंग भी एडजस्ट हो जाएगी। मार्केट फीलिंग से भी थोड़ा बहुत चलता है। खैर ये इंपॉर्टेंट बात है। 2-2.5 मिनट है अभी, जरा बाजार बंद होने में जल्दी से आज के हीरो जीरो भी देख लेते हैं। सर्किट लगा गया, शिमारो एंटरप्राइजेस 10% ऊपर। इसके अलावा एशियन होटल्स ईस्ट वेस्ट अजीत 4 होटल्स में बटा हुआ है, 17% ऊपर है। वॉल्यूम कम मिलता है, थोड़ा संभाल कर ट्रेड कीजिएगा। वैसे इसके अलावा अगर आप होटल लीला और इसकी जगह कुछ और होटल्स भी देखेंगे ना, वो भी अच्छे चल रहे हैं।
रिजल्ट का इम्पैक्ट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 4%, ये मार्केट को भी संभाल गया, कन्विक्शन दे गया, कॉन्फिडेंस दे गया कि इस लेवल पे भी मैं अभी और चल सकता हूँ। DCM श्रीराम 4% ऊपर। क्या रिलायंस पे तो बार बार मेरी नजर जियो पे जाती है, इस बार इन्होंने नंबर्स बनाए और 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दिखा दिया इस क्वार्टर के अंदर। इस बार विप्रो ने अच्छा निराश किया है, विप्रो 1.5% टूटा है इसके, हालांकि और पीयर्स के नंबर्स ठीक थे, लेकिन विप्रो आज सुबह तो 7% था, फिर भी किसी न किसी तरह से मैनेज कर गया अपने आप को। जुबिलेंट फूडवर्क ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 2266 पे आज क्लोजिंग, 8% ऊपर। 1900 का ब्रेकआउट, लगातार रिपोर्ट्स आना, कंजम्पशन, कई सारे ट्रिगर्स इसके साथ जुड़े हैं। ICICI प्रूडेंशियल पे भी रिपोर्ट थी, ये इंश्योरेंस का सबसे बेहतर शेयर बताया जा रहा है ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट के मुताबिक। आज भी 2 रिपोर्ट आई थी, नमूरा की और क्रेडिट स्विस की, जो 500 प्लस टारगेट दे रही थी। लिकर के शेयर चले, आज सुबह सुबह पिनकोड पे खबर आई थी, लेकिन बाद में रेडिको खैतान ने लीडरशिप ली। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL, ये सभी शेयर्स चले हैं। और वैसे भी इस बार के बजट से ठीक पहले जो एक होता रहा ना कि आप इनके ऊपर कहीं ड्यूटी का कट ज्यादा ना आ जाए, वो ड्यूटी की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा खेमा वो GST काउंसिल में चला गया, तो शायद ये थोड़ा सा सेफ रहेगा इस बार के बजट के अंदर, ये GST के बाद का। लिकर शेयर आज के मोमेंटम में रहे। मिड कैप IT शेयरों ने कमान संभाल रखी है, माइंडट्री चल रहा है आज भी, मैस्टेक, मेजेस्को, टाटा एलेक्सी जैसे कुछ शेयर्स आज फिर से 4-5% की बढ़त देके गए हैं। थोड़ा आप संभल कर ट्रेड कीजिएगा इन सभी शेयर्स में। रियल एस्टेट शेयरों में भी आज तेजी है, आज का मोमेंटम थोड़ा काबिल तारीफ है। फ्रंट लाइन छोटे बड़े सभी आज चले, जैसे DS कुलकर्णी कर्ज में डूबी कंपनी लेकिन आज ऊपर आ गई। गोदरेज जो सबसे बेहतर कंपनी बताई जाती है रियल एस्टेट में, वो भी आज चली है। मार्केट की आज की क्लोजिंग मिली है फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर। चलिए, तो बधाई हो सबको, रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है 10,958 पर। ये एडजस्टमेंट के पहले की क्लोजिंग है, देखते हैं एडजस्टमेंट आने के बाद क्या होता है। लेकिन आज निफ्टी 10,975 तक गया है, और मैं आंकड़ों के लिहाज से आपको बता दूं कि सेंसेक्स 36,000 के लेवल से बस 220 पॉइंट दूर है, और निफ्टी जो 11,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा है उससे इस समय महज 42 अंक की दूर। तो ये है हकीकत बाजार की, और अभी तो बजट आना बाकी और इस हफ्ते सेटलमेंट भी है, कई सारे नंबर्स चल रहे हैं, अर्निंग सीजन, एक्सपायरी, प्री बजट जिटर्स, इन सब बातें के मद्देनजर बुल्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन बुल्स ने बस मार्केट को खींचा और ऊपर खींचा है, वही किया है फिलहाल बुल्स ने। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग जिस तरह की आई है, विश्वेश क्या कहेंगे आप? देखिए, आप आज के दिन में 10,900 का पुट ऑप्शन देखिए, एंड यू सी दैट 60 रुपीज का इंट्राडे हाई भला ऑलमोस्ट 28 रुपीज के आसपास क्लोज आया है, एंड मैसिव राइटिंग हुई है। आप इन द मनी पुट ऑप्शन राइट कर रहे हो, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज नो कॉल राइटिंग। सो ऑप्शंस, जो मैं बहुत ही फोकस ट्रेडर हूँ, आई ट्रेड बेसिकली इंडेक्स एंड ऑप्शंस में ज्यादा। इन्वेस्टमेंट के लिए जो होता है वो लंबा नजरिया होता है, तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स की डेटा में कहीं पे भी बेरिशनेस नहीं है, क्योंकि बजट से पहले एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है मार्केट में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मस्ट हैव रिटर्न 11,000 कॉल, 10,800 कॉल, 10,900 कॉल, और उनकी जो शॉर्ट कवरिंग है वो हुई नहीं है। तो अगर वो होती है तो आप 200 पॉइंट का निफ्टी में जंप और देख सकते हो। मेरे हिसाब से बजट से पहले आपको शायद हायर लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, तो समित, आज की क्लोजिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है या फिर थोड़ा मार्केट को लेकर डर बढ़ गया है? देखिए, ऑब्वियसली वो तो हर एक हायर लेवल पे आपको रहेगा ही। तो यहाँ पे हमारा यही मानना है, अगर आप एज अ ट्रेडर आपको हमेशा आपका एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि अभी आपका भले हमने ज़्यादा एग्रेसिवली इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया लास्ट एक वीक में, बट आपको एक आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए। और अभी यहाँ पे जैसे मैंने बेस बताया था 10,800 10,750 के आसपास अभी शिफ्ट हुआ है, तो वो आपका एक एग्जिट प्लान रहेगा। ये लेवल्स जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक आप पॉजिटिव साइड पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं आपको थोड़ा ये मोमेंटम पे ब्रेक होते हुए दिखेगा। ऑब्वियसली आपको ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत अभी वोलेटिलिटी दिखेगी। आप जैसे अभी देख रहे हो इंट्राडे मार्केट की रेंज थोड़ी बढ़ गई है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिवली ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच आपको करना चाहिए।
आज की क्लोजिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकॉर्ड स्तर पे क्लोजिंग है, कन्विक्शन की भी कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। आज भी बड़े बड़े लीडर्स ने संभाला हो, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर कहीं भी ओवरऑल ब्रेथ देखने के बाद ऐसा लगा नहीं है कि ज्यादातर बाजार का हिस्सा मैनेज हो रहा हो। आज पार्टिसिपेशन ज्यादातर शेयर्स में देखने को मिल रही थी। एक बार आज हमारे सहयोगी आलोक के पास चलते हैं और उनसे एक बार वो खबर वापस समझ लेते हैं जो इस बार की एग्री पॉलिसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसकी ना खबर का असर दूरगामी है, यानी कि बजट से पहले और बजट के बाद तक भी इसका असर होगा। एक बार चलो पहले खबर देख लेते हैं, खबर क्या है वो। प्रस्तुत करता यस। तो आलोक बताएं जरा वो खबर कौन सी है जिससे एग्री पॉलिसी की एक थीम बनाई जा रही है, जिससे किसानों की इनकम डबल करने पर एक पत्थर रखा जाएगा, मील का पत्थर होगा वो। बिल्कुल, देखिए किसानों को लेकर जो सरकार की कमिटमेंट है कि 2022 तक उनकी इनकम को डबल करना है। अब कैसे करना है उसके लिए जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसमें यह है कि बजट में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान हो सकता है और खासतौर से इस पॉलिसी में किसानों को सीधे अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी मिल पाएगी। और ये किस तरह से संभव होगा, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें किसान अपने आप को रजिस्टर करके अपने प्रोड्यूस को बेच सकेगा सीधे अपने सीधे बायर को। तो ये फैसिलिटी सरकार की तरफ से अवेलेबल कराई जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो किसानों को लेकर जो पॉलिसी है उसमें किसान सीधे अपने एग्री प्रोड्यूस को बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें मिडिल मैन या फिर दूसरे किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम बढ़े, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आए, इसलिए सरकार चाहती है कि उन्हें अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी मिले। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा बजट में सरकार के लिए। इसके लिए सरकार कुछ जो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करेगी और ये बदलाव बजट में अनाउंस हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस बार एक्सपोर्ट का, और खासकर जो किसानों की फसल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये पोर्टल ऑनलाइन ट्रेंड भी दिया जाएगा। खैर, इसमें दो कंपनी सीधा सीधा नजर में आती हैं। पहला एक तो STC और दूसरा एक है MMTC। हरी, आप इन दोनों कंपनीज पे एक दो बार पहले भी कमेंट कर चुके हैं। देखिए STC जो है ये तो एग्री के अंदर है और MMTC जो है वो थोड़ा बुलियंस को करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेकिन अगर सरकार ठान ही ले और इन दोनों कंपनीज को रिवाइव भी कर दे, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है कि पता नहीं इन दोनों कंपनी का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, लेकिन फिर भी इनको भी थोड़ा ठीक कर दे और एक्सपोर्ट की जो खबर हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं, तो शायद ये भी एक ऐसा सेगमेंट होगा जहाँ पे टर्न अराउंड दिख सकता है, ये STC और MMTC। देखिए दोनों ही एक्चुअली कैनलाइजिंग एजेंसी से, जैसे आपने बिल्कुल कहा STC आई थिंक एग्री के स्पेस में कैनलाइजिंग एजेंसी है और MMTC मेटल्स एंड मिनरल्स के एरिया में कैनलाइजिंग एजेंसी है। इनफैक्ट आप देखा जाए तो ये कंपनीज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन शायद प्रॉब्ली बीइंग व्हाट आई कॉल PSU कंपनीज, आई थिंक इन पे ज्यादा थ्रस्ट मिला नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह से गवर्नमेंट का एक प्लान है कि अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें, इसमें आई थिंक STC और MMTC कंपनी से काफी बड़ा रोल हो सकता है। और हमारा मानना है कि यदि आप प्योरली एक वैल्यू पिक की तरह से देखें तो दोनों आई थिंक काफी अंडर प्राइस लग रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक दे वुड मेक अ गुड पिच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हरी की तरफ से भी है ये चीज देखी जा सकती है, इन दोनों कंपनी से फोकस किया जा सकता है। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ना, बजट की हर एक एक्सक्लूसिव खबर है, इंपॉर्टेंट, ये ऐसी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जिसकी गलत होने के या फिर कम होने के चांसेस बहुत कम है। ये काफी पुख्ता, काफी फिल्टर्स लगाने के बाद एक खबर हम आपके सामने उतारते हैं ताकि आपको उसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको मिल पाए। तो विश्वेश एक काम कीजिए, जरा आप मेरे को MMTC का चार्ट देख के बताइए, मैं कोई स्टॉप लॉस रख के सौदा खड़ा कर सकता हूं। STC में थोड़ा वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है, MMTC में मिल जाता है, अर्ली ट्रेड में वॉल्यूम मिल जाता है। कैसे किया जाए MMTC में ट्रेड? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डिम्पी। मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरी समझ से बाहर का शेयर है, बिकॉज काफी लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो तो 2010 में ये 1900 रुपए का शेयर था और उसके बाद में ये नीचे में 3100 रुपए तक बिक गया था। अब उसके बाद में ये 100 रुपए तक की दौड़ लगाई है, लेकिन उसके बाद में भी लास्ट एटलीस्ट 10 to 12 वीक्स में ये 100 रुपीज से स्ट्रेट फॉरवर्ड 64 तक आया है। अब अगर आपको इसको बाय करना है, अगर कोई भी पॉजिटिविटी है, तो मेरे हिसाब से लेट इट वेट फॉर 71 टू क्रॉस, उसके बाय करिए, वरना नीचे मेरे हिसाब से 54 रुपीज तक की जगह है, वहां पे आप कंसिडर करिए। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिकमेंडेड ऑन अ बेसिस ऑफ चार्ट्स।
खैर, थोड़ा ट्रेड करने से अभी विशेष तो कह रहे कि थोड़ा रुक जाइए एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये शेयर, नोटिस जरूर कर लीजिएगा। मैं भी आपकी तरह लिख लेता हूं कि हाँ इस शेयर पे हमको ध्यान रखना है। जैसे ही थोड़ा टेक्निकल हमको और फिटमेंट आना शुरू हो जाए तो शेयर पे ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि एग्री को लेकर हर पहलू पे सरकार कुछ ना कुछ जरूर करती हुई दिखेगी, इसलिए एमएमटीसी को छोड़ा नहीं जा सकता, देखना जरूर होगा इस पे हमको कैसे सौदे आगे चल के खड़े करने हैं। खैर, एक और चीज, अगर आपको थोड़ी ठंड कम लगने लग गई हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब तो गर्मी आने वाली है, तो जो तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूं ना, इससे आपका ठंड भी बढ़ जाएगी और एक अहम जानकारी भी आएगी। मैं स्विट्जरलैंड के सीधा दावोस से आपको ले चलता हूं, जहां पे मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं, उनका भाषण भी है। क्या तैयारियां हैं, क्या होने वाला है इस दावोस की बैठक में, जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। बताएं सुमित जरा आप। पहले पीएम मोदी तो यहाँ पे आएंगे, आज संबोधित करेंगे, सीईओ से डिनर करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ का आपको हालात बताता हूँ। यहाँ पे हालात क्या हैं। यहाँ पर एवलांच की वार्निंग जारी कर दी गई है, भूस्खलन की वार्निंग जारी कर दी गई है। वजह यह है कि यहाँ पे 2 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, लगभग 1.5 मीटर बर्फ गिर चुकी है। यहाँ के लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल स्नोफॉल है, मतलब यहाँ बहुत सालों में ऐसा स्नोफॉल नहीं हुआ। मैं अपने कॉलीग को कहूंगा कि जरा दिखाएं कितना स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर पिछले 2 दिन में यहाँ पर। और सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ के लोगों के लिए कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर। पीएम मोदी आज यहाँ पर दोपहर को आएंगे, पर उससे पहले यहाँ पर सड़कों का साफ करने का जो सिलसिला है बहुत जोरी से जारी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। और यहाँ पर भूस्खलन की वार्निंग भी जारी की गई है। यह कहते हुए ये भी है कि पिछले आने वाले 3 या 4 दिन में यहाँ पर सब बड़े वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, उनके साथ साथ ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप भी यहाँ आने वाले हैं। ये सब लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे और सब लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर लगभग 200 सीईओज हैं 190 कंट्रीज से। सब मिला के यहाँ पर जो बातचीत होने वाली है वो यही होने वाली है, कैसे दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाया जाए। ब्लैक मनी, काले धन पे बातचीत भी हो सकती है यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो कि कैसे भारत एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, कैसे जो निवेश की यहाँ पर जो करने की जो आसानी है वो ज्यादा हो गई है भारत में। ये प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर आकर बताएंगे ग्लोबल सीईओज को। जो पिछले कुछ सालों में हमने रिफॉर्म्स किए हैं, और पिछले हफ्ते के रिफॉर्म्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को लेकर, और बाकी जो रिफॉर्म है वो सब भी यहाँ पर आएंगे। तो ये कहना ठीक होगा कि यहाँ पे वो एक सीईओ के तौर पर आएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आएंगे, जो ब्रांड यहाँ पर आएंगे, जो सेशंस में भागीदारी करेंगे। पर प्रधानमंत्री यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर है भारत के, और वो यहाँ पर भारत की जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो ग्रोथ देखी गई है, जो अलग एजेंसीज ने ग्रोथ बताई है, थम्स अप दिया है, वो सब भी यहाँ पर बताएंगे। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। खैर, इंपॉर्टेंट होगा। खैर, प्रधानमंत्री भी 2 दशक के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पे पहुंचेंगे, और ये जो बर्फ है शायद पिघल जाए, उम्मीद तो करते हैं। और ये भारत में भी विदेशी निवेश तेजी से बढ़े इस बार की बैठक से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर, एफडीआई बढ़ा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन एफआईएस के तौर पर इस बार थोड़े हम ठंडे रह गए। खैर, एक और खबर है जो कि पनेशिया बायोटेक पे है। पहले मैं खबर बता दूं, पनेशिया बायोटेक के साथ 2 बड़े करार किए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये लंबी अवधि के करार हैं, आगे चल के कुछ वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा। बातचीत करने के लिए राजेश जैन, जो कि ज्वाइंट एमडी है पनेशिया बायोटेक के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय देने के लिए। ये सर करार की थोड़ा लिटिगेशन हमको बताएंगे कि क्या है और कैसे आगे बढ़ेंगे आप इस वेंचर के साथ? ये जो डील है पनेशिया बायोटेक की, बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल डील है, जो हम 2 कंपनियों ने भारत में प्रोबेबली भारत में ये पहली बार हो रहा है कि 2 हिंदुस्तानी कंपनियां इतने बड़े पैमाने पे आपस में कोलैबोरेशन करके एक वैल्यू क्रिएट करने चले जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन की फील्ड में फॉर दिस वैक्सीन, जिसको हम लोग इंडिया में ऑलरेडी बेच रहे हैं EZ6 के नाम से। और इस EZ6 में, जो कि एक हेक्सावेलेंट वैक्सीन है, बच्चों को लगाई जाती है, IPV कंपोनेंट यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमें सप्लाई करते हैं। और अब हमने इस रिश्ते को और आगे बढ़ाया है, जिसके अंदर दोनों कंपनियां मिलके इस पर्टिकुलर दवाई को, हेक्सावेलेंट वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी दुनिया में 121 मिलियन बच्चे जो पैदा होते हैं वहां तक लेकर जाएंगे। और हम लोग दोनों ही इस प्रोडक्ट को अपने प्लांट में वैक्सीन को बनाएंगे और दुनिया भर में सप्लाई करेंगे, जिसमें पोलियो वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आएगी। ठीक है मिस्टर जैन, एक चीज मैं आपसे कंफर्म थोड़ा करना चाहता था इसी खबर के तहत कि ये नया इनोवेशन है या फिर ये कुछ अपग्रेडेशन है? तो ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन और
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो अलग अलग दी जाती थी दो बच्चों के दो डिफरेंट आर्म्स पे, अब ये पहली बार पनेशिया ने इसका इजाद किया है और इसको एक सिंगल डोज में कन्वर्ट कर दिया है कि एक सिंगल इंजेक्शन में आप इस वैक्सीन को बच्चों को दे सकते हैं। सो ये अपने आप में एक इनोवेटिव प्रेजेंटेशन है और पनेशिया बायोटेक ने इसका इजाद किया है। सर कुछ कैलकुलेशन आपने की होंगी, कितना बड़ा बाजार है इसका? ये इसका पोटेंशियल जो हमको एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो लगता है ओवर $1 बिलियन के आसपास इसका सालाना पोटेंशियल हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया है, जो कि अब हम कंपनी अगले 2 साल में हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके तहत इस पर्टिकुलर हेक्सावेलेंट वैक्सीन जिसको हम इजी 6 बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग फ्रॉम भारत की सरकार, UN एजेंसी, ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन इनिशिएटिव, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, WHO, इन सबसे बातचीत करके इनके प्रोग्राम में अगले 2 साल में डलवाया जाएगा। ठीक है मिस्टर जैन, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, बताने के लिए इस करार के बारे में भी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय कंपनी इसी तरह से आगे बढ़े, देश का भी नाम ऊंचा होता है और एक सस्ती दवाइयों का जो एक बाजार होना चाहिए, भारत हमेशा से उसमें अग्रणी भी रहा है और इसका फायदा विश्व भर को भी मिले। शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी आज हरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और विशेष आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। अब सीधा कम्युनिटी मार्केट का चेक लेते हैं और सीधा मेरे साथ मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय बताएं इस समय कम्युनिटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? शुक्रिया डिम्पी। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आखिरी घंटे का ट्रेड एग्री मार्केट में बचा है और एग्री मार्केट में आज एक्शन है। सोयाबीन का भाव करीब 3.5% उछला है, जोरदार तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ग्वार में आज बाइंग लौटी है। हमारे साथ बातचीत के लिए अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के DVP। अनुज, स्वागत है आपका। सोयाबीन में जो रफ्तार हम देख पा रहे हैं आज इंट्राडे में, क्या आपको लगता है कि बाजार में अभी और तेजी बाकी है, सोयाबीन के दाम और बढ़ने वाले हैं? और लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 112 रुपए ऊपर है वायदा बाजार में सोयाबीन का भाव। 3477 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। जोरदार तेजी, करीब 3.5% एक काउंटर ऊपर है और अच्छी बाइंग आज हमने शुरुआती दौर से ही सोयाबीन वायदा में देखी है। इसके अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो मेंथा में करीब 0.25% की गिरावट है, 25 रुपए नीचे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 1518 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ग्वार के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं और ग्वार सीड में आज करीब 1.5% की तेजी अभी दिख रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, एंजल कमोडिटी के। अनुज, सोयाबीन में और कितनी तेजी आप देख पा रहे हैं? देखिए, सोयाबीन में अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, अराइवल्स कम होती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर अभी भी बाइंग करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 3500 से लेकर 3520 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ग्वार के ऊपर क्या कॉल है आपकी? ग्वार में क्या करना चाहिए? देखिए, ग्वार के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने देखा है कि लास्ट वीक भी अच्छी क्लोजिंग हुई थी। हमें लगता है कि ग्वार में भी बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 4360 तक देखने को मिल सकता है। मेंथा में आपको लगता है गिरावट बढ़ने वाली है? देखिए, मेंथा के अंदर हमने बिकवाली आते हुए देखी। हमें लगता है कि मेंथा के अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 1500 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, गोल्ड के ऊपर क्या व्यू है आपका? गोल्ड में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, गोल्ड के अंदर हमने पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 29,950 तक देखने को मिल सकते हैं। मींस कॉमेक्स में करीबन $1340 तक के लेवल मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए।